Good morning to dear students. Today I will discuss the study class of latter part, available and the unavailable energy, availability and the irreversibility. This is the part of unit 2 and the subject name is the thermodynamics. Okay. So this is the outline of the study lectures: high grade, low grade, available energy, unavailable, availability and for the steady flow equations. Helmholtz gives irreversibility. तो दिस इज द कंटेंट. एनर्जी दो तरीके की होती है, हाई ग्रेड एनर्जी, लो ग्रेड एनर्जी. और सोर्स ऑफ एनर्जी को हमने यहाँ पे डिवाइड किया था. तो हाई ग्रेड की एनर्जी जो थी वो आपकी मैंने बताई थी मैकेनिकल वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क, वाटर पावर और विंड पावर, टाइडल पावर के रूप में दिखाई देती है, जहाँ पे कि आपका ह्यूज अमाउंट में एनर्जी सोर्सेज है, इकट्ठा है, या बोलना चाहिए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के अलावा जो आपका नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, जहाँ की आपका एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में पूरी तरीके से कन्वर्ट कर पा रहे हैं विदाउट एनी लॉस. दैट इज कॉल्ड हाई ग्रेड एनर्जी. लो ग्रेड एनर्जी वो एनर्जी थी जिसका कि यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं, जो कि आपकी डिस्टर्ब हो रही है, या बोलना चाहिए वेस्टेज में जा रही है. जैसे साइलेंसर से धुआं निकल रहा था, वो भी अपने साथ में हीट ले आती है, और कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल से भी जो हीट निकल के आ रही है वो भी आपकी लो ग्रेड की एनर्जी है. न्यूक्लियर फ्यूजन या फ्यूजन प्रोसेस से जो एनर्जी निकल के जा रही है वो भी लो ग्रेड की एनर्जी है. तो इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक्सर्जी और एनर्जी. तो एक्सर्जी वो थी जिससे कि हम अवेलेबल जो थी एनर्जी का यूज कर रहे थे, या बोलना चाहिए वर्क डन में कन्वर्ट कर रहे थे, उसे एक्सर्जी का नाम दे रहे थे. जबकि जो एनर्जी थी ये एनर्जी वेस्टफुल एनर्जी थी, जो कि इसका यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे थे, इसको हमने अनअवेलेबल एनर्जी का नाम दिया था. So this is the available energy which is useful or which is converted into the useful work output, that is called available energy. तो जब भी कभी हम पेट्रोल डलाते हैं गाड़ी में, तो जितना माइलेज आपको गाड़ी से मिल जाता है वो आपकी अवेलेबल एनर्जी रहती है, या एक्सर्जी का रूप लेती है, और वो मैक्सिमम अमाउंट की रहती है. एंड इफ द सिस्टम इज इक्विलिब्रियम विद द सराउंडिंग प्रोसेस, सराउंडिंग नेचर थ्रू द रिवर्सिबल प्रोसेस, तो जितना भी मैक्सिमम अमाउंट रहता है एनर्जी का वो कन्वर्ट होके निकल के आता है. अनअवेलेबल एनर्जी, जैसा कि साइलेंसर से धुआं निकल के आ रहा था, वो अपने साथ में हीट लेके आ रहा था, तो वो सिंक के रूप में काम कर रहा था, जैसा कि कल मैंने बताया. तो ये एनर्जी कहलाता है, एनर्जी, ANERGY, एनर्जी. वो थी एक्सर्जी जो कि अवेलेबल एनर्जी थी. ये है एनर्जी जो कि आपकी अनअवेलेबल एनर्जी है. तो पोर्शन ऑफ द एनर्जी विच इज नॉट अवेलेबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ द एनर्जी, दैट इज कॉल्ड द अनअवेलेबल एनर्जी. तो एनर्जी का जो फार्मूला था कि लो ग्रेड की एनर्जी माइनस ऑफ एक्सर्जी इज इक्वल टू द एनर्जी. LG मींस लो ग्रेड एनर्जी. तो अवेलेबिलिटी जो बताई थी कि यूजफुल वर्क जो कि अवेलेबल हो रहा है फाइनाइट सिस्टम से, वो आपकी अवेलेबिलिटी के रूप में थी. और यदि प्रोसेस टर्मिनेट हो रही है बोलना चाहिए सराउंडिंग से, या बोलना चाहिए प्रोसेस जो है सराउंडिंग के कांटेक्ट में आने के बाद प्रेशर और टेम्परेचर के साथ में इक्विलिब्रियम कंडीशंस पे है, तो उसे हम डेड स्टेट बोल रहे थे, कि वहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं. सिस्टम एंड सराउंडिंग बोथ आर इन द सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशन, दैट इज कॉल्ड अ डेड स्टेट कंडीशन. तो डेड स्टेट की कंडीशन को जो ऑब्जर्व किया गया है वो 298 केल्विन और 1.01325 बार पे किया गया है. तो ग्रेटर द डेविएशन ऑफ द सिस्टम फ्रॉम द डेड स्टेट इंडिकेट द ग्रेटर द अवेलेबिलिटी. यदि सिस्टम और सराउंडिंग डेड स्टेट पे है तो वहां पे अवेलेबिलिटी जीरो हो जाएगी. बट यदि डेविएशन होगा सिस्टम का डेड स्टेट से, तो वहां पे आपकी जो अवेलेबिलिटी है ज्यादा रहेगी. अवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि यूजफुल वर्क जो है ज्यादा से ज्यादा आपको मिल सकता है. तो यूजफुल वर्क के लिए कल हमने बताया था आपको कि ये आपका रेफरेंस एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो कि हमने बताया कि ये यहाँ पे डेड स्टेट पे जीरो है. अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर यदि वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पे अवेलेबिलिटी बढ़ गई है, और यहाँ पे यदि नीचे जा रहे हैं तो वो अवेलेबिलिटी कम हो गई है. तो अवेलेबिलिटी दो तरीके की होती है, एक इंक्रीज लेवल पे होती है, एक डिक्रीज लेवल पे होती है. तो डिक्रीज तब होती है जब प्रेशर को हम रेफरेंस लेवल से नीचे ले आते हैं, तब वो डिक्रीजिंग लेवल पे आती है. और इंक्रीजिंग लेवल पे जब प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अब प्रेशर पे हम काम कर रहे होते हैं, तो वो उसकी अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है. तो दिस इज द लॉस ऑफ अवेलेबिलिटी एंड दिस इज द इंक्रीज ऑफ द अवेलेबिलिटी. Availability, it is means of the nothing but that is the useful amount of the work done which is available to convert one form of energy to the another form of energy. तो यदि हमने कोई काम किया है, या बोलना चाहिए कोई भी ऐसी चीज जिसमें कि हीट एनर्जी का योगदान है, जैसा कि यदि हमने सपोज दैट इफ द water is heating at a particular pressure and the above the atmospheric pressure, then the availability it is greater than the dead state, because of the system is deviate from the
surrounding conditions, and system is deviated from the dead state condition, that is the meaning of more volume will be increases. If the more volume will be increases, that there means availability is more. यदि सिस्टम जो है डेड स्टेट से डेविएट हो रहा है तो अवेलेबिलिटी या यूजफुल फॉर्म वर्क मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और यदि यूजफुल वर्क आपका ज्यादा बढ़ जाएगा तो उस केस में आपकी अवेलेबिलिटी जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और डेड स्टेट के केस में जबकि आप नीचे जाते हैं, प्रेशर रिड्यूस होता है, उस टाइम पे आप मान चलिए कि गैस खत्म हो गई और आप पानी गर्म कर रहे हो तो क्या होगा, वहां पे लॉस ऑफ वर्क है, दैट इज द लॉस ऑफ वर्क। ये आपका पानी तो गर्म ही नहीं हो रहा है, जिस पानी को आपको गर्म करना था कम टाइम पे और आपका पानी गर्म नहीं हो पा रहा है, गैस खत्म होने वाली है, उस टाइम पे आपने अवेलेबिलिटी लेने की कोशिश करी लेकिन नहीं मिल पा रही, दैट इज अ लॉस ऑफ वर्क, क्योंकि वॉल्यूम आपको प्रॉपर अमाउंट में नहीं इंक्रीज हो पा रहा है। तो दिस इज द डेड स्टेट, जो कि ऑलरेडी डिस्कस किया था कि व्हेन द सिस्टम एंड सराउंडिंग बोथ आर इन इक्विलिब्रियम इन द मैनर ऑफ मैकेनिकल, थर्मल एंड केमिकल, दैट इज द कंडीशन ऑफ डेड स्टेट। जब सिस्टम सराउंडिंग के साथ में मैकेनिकल, थर्मल और केमिकल इक्विलिब्रियम कंडीशंस पे आ जाता है तो उसे हम डेड स्टेट का नाम देते हैं। तो डेड स्टेट इस एक प्रकार से रिस्ट्रिक्टेड कंडीशंस है जहां की हम मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जैसे डेड स्टेट से आप बाहर निकल के आते हैं वहां पे कंडीशंस चेंज हो जाती है, वहां पे या तो अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है या तो अवेलेबिलिटी कम भी हो सकती है, तो डिपेंडिंग ऑन द कि वहां पे प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशन कैसी है। तो यदि आपको अवेलेबिलिटी को रेट बढ़ाना है तो उस केस में अवेलेबिलिटी रेट बढ़ाने के लिए हमारे पास प्रेशर की कंडीशंस डेड स्टेट से ज्यादा होनी चाहिए, और यदि कम करना है या बोलना चाहिए अवेलेबिलिटी हमारे पास कम मिल पा रही है, हम उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉपर तरीके से हीटिंग नहीं हो पा रही है, तो उस केस में वहां पे डेविएशन जो रहता है डेड स्टेट से नीचे की तरफ चला जाता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सर्जी के लिए हमने कल डिस्कशन किया था, बताया था कि एक्सर्जी कितने तरीके की होती है, बेसिकली केमिकल और थर्मोमैकेनिकल टाइप की एक्सर्जी होती है, और यदि थर्मोमैकेनिकल एक्सर्जी को यदि आप कन्वर्ट करेंगे तो वो भी 3 तरीके की होती है, फिजिकल, काइनेटिक एंड द पोटेंशियल एक्सर्जी। फिजिकल एक्सर्जी वो होती थी जहाँ की सब्सटेंस को रिवर्सिबल मैनर में हम इनिशियल स्टेट पे ले आते थे और टेम्परेचर पे ले आते थे, वो आपकी फिजिकल एक्सर्जी कहलाती थी। साथ ही साथ में यदि काइनेटिक एक्सर्जी की बात करेंगे तो ड्यू टू द मोशन एंड ड्यू टू द वेलोसिटी, ड्यू टू द रिलेटिव मोशन ऑफ द टू द सरफेस ऑफ अर्थ, वहां पे आपकी काइनेटिक एनर्जी काउंट हो रही थी। जैसे पानी को यदि फ्लो से आपको यदि स्पीडली फ्लो करेंगे या बोलना चाहिए काइनेटिक फॉर्म में यदि इसको फ्लो कराएंगे पाइप के थ्रू तो वो काइनेटिक एक्सर्जी कहलाएगी। पोटेंशियल एक्सर्जी की बात करेंगे तो व्हेन इट इज एब्ल्यूटेड विद रिस्पेक्ट टू द एवरेज लेवल ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इन द लोकेलिटी ऑफ द प्रोसेस अंडर द कंसिडरेशन, वहां पे पोटेंशियल एक्सर्जी काउंट होती है, जहां पे कि कुछ एलिवेशंस रहता है या बोलना चाहिए कहीं पे यदि हम उसको एक लेवल लेके एनर्जी का मेजर कर रहे हैं कि इस लेवल से यदि ऊपर उठ के यदि वर्क कर रहे हैं तो कितनी एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो रही है। केमिकल एक्सर्जी की बात की थी तो हमने बताया था कि यदि पानी गर्म करते हैं तो पानी में मॉलिक्यूल्स आपस में वाइब्रेट करते हैं, टकराते हैं, टकराने के कारण वाइब्रेशन एनर्जी क्रिएट होती है ड्यू टू द केमिकल एक्शंस। तो यदि वहां पे एनर्जी इकट्ठा हो रही है ड्यू टू द केमिकल रिएक्शंस और एक्शन, दैट इज कॉल्ड द केमिकल एक्सर्जी। तो अवेलेबल एनर्जी आपको कैसे मिल रही है हीट सोर्स के द्वारा, ये देखने लायक है। तो ये चीज हमने कल बताई थी कि यदि आप किसी प्रोसेस को कंप्लीट कर रहे हैं, हीटिंग प्रोसेस यदि कंप्लीट कर रहे हैं, तो इफ द हीटिंग प्रोसेस इज कंप्लीटेड फ्रॉम द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम दिस टू दिस x to y, and x to y it is going from the environment temperature to the mean temperature, that is the above the atmospheric temperature. So when the process is taking from the environment to mean temperature or the above the atmospheric temperature, that is the chances of available energy. Or when the available energy is going to the maximum, that is creating of the maximum work done. If the maximum work done is achieved, that there is a available energy creating more. But if the system does not changing the phases or does not changing the pressure and temperature condition, that is called the unavailable energy. Unavailable energy, that is the part where the useful work it is not obtained. If the useful work is not obtained and the pressure and temperature condition remains the constant, that is called the unavailable energy. तो unavailable energy किस पे डिपेंडेंट है, आपके लोएस्ट टेम्परेचर पे जो कि T naught है. T naught is called the lowest temperature and the change of entropy, that is the
SY minus of SX. That is the change of entropy. So change of entropy, it is multiplied by the lowest possible temperature or the environment temperature. That is called the unavailable energy. Then move to the next slide. So this is the available energy given into the formula form. That is the maximum work output, and the unavailable energy, that is the heat supply. यदि हीट इंजन या पेट्रोल सप्लाई हो रहा है उससे मैक्सिमम वर्क डन ये मिल रहा है, तो अनअवेलेबल एनर्जी क्या है? जो साइलेंसर से धुआं निकल के गया वो आपकी अनअवेलेबल एनर्जी है। ये आपकी मैकेनिकल एनर्जी जो कि कन्वर्ट होकर निकल के आई। हीट एनर्जी सप्लाई हुई थी, जब आपने पेट्रोल गाड़ी में डलवाया तो ये हीट एनर्जी हो गई, उससे आपने कितना माइलेज लिया, ये मैक्सिमम वर्क डन हो गया। तो कुल मिला के कहने का मतलब क्या है? अनअवेलेबल एनर्जी क्या हुई? जो साइलेंसर में से धुआं निकल के चला गया, या जो हीट जो पेट्रोल की थी उसको हम यूटिलाइजेशन नहीं कर पाए। तो ये आपका यहाँ पे दिखाया गया है अनअवेलेबल एनर्जी। तो जितना मैक्सिमम वर्क डन है ये हीट पे डिपेंडेंट है, और जितना आपका लोएस्ट आपका टेम्परेचर था, जैसा कि आपको डायग्राम में लास्ट में बताया था और स्टडी हमने डिस्कस भी किया था इसके बारे में, तो अनअवेलेबल एनर्जी दैट इज द हीट सप्लाई माइनस ऑफ द maximum work done which is obtained from the system, and the lowest possible unavailable energy, that is the T naught multiplied by the change of entropy, where the SY minus of X is the change in entropy of the system, and the heat QXY, that is the heat received by the system. This is the another diagram in which the already discussion in the unavailable energy. कार्नोट साइकिल का डायग्राम है ये, जिसमें कि आइसोथर्मल एक्सपांशन हो रहा है, एडियाबैटिक एक्सपांशन हो रहा है, आइसोथर्मल कंप्रेशन हो रहा है, एडियाबैटिक कंप्रेशन हो रहा है। तो ये प्रोसेस पूरी तरीके से कंप्लीट हो रही है। तो हीट इज सप्लाई फ्रॉम द सिस्टम, जो हीट सोर्स से हीट सप्लाई हो रही है अंदर आ रही है, एंड द हीट इज रिलेटेड टू द सिंक साइड। तो जो सिंक साइड पे हीट जा रही है ये अनअवेलेबल एनर्जी है। तो एरिया बिलो दिस डायग्राम 3 to 4, दिस इज कॉल्ड द T नॉट टेम्परेचर, जिस T नॉट टेम्परेचर पे काम कर रहा है, एंड डेल्टा S दैट इज द चेंज ऑफ एंट्रोपी। तो चेंज ऑफ एंट्रोपी S1 से S2 भी हो सकती है और S3 से S4 भी हो सकती है। तो इट विल बी रिटेन इन द ओरिजिनल फॉर्म, कि हम यदि S1 से S2 गए तो वही चेंज ऑफ एंट्रोपी थी, जो S3 से S4 पे गए वही चेंज ऑफ एंट्रोपी आपको मिली। ठीक है ना? तो ये सारी चीजों का डिफरेंस रहता है। तो चेंज ऑफ एंट्रोपी मल्टीप्लाइड बाय द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड द अनअवेलेबल एनर्जी, जो कि आपको एरिया अंडर बिलो द 3 to 4 मिल रहा है। ठीक है, ये आप देख लीजिए इस डायग्राम में, जहां की टेम्परेचर डिफरेंसेस हो रहा है। आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे 1 to 2, एक डायग्राम जो था 1 2 3 4 का, अब हमने इस टेम्परेचर को डाउन कर दिया। तो व्हेन द हाईएस्ट टेम्परेचर इज डाउन और डिक्रीजेस, देयर विल बी चांसेस ऑफ इंक्रीजेस ऑफ द अनअवेलेबिलिटी। तो यहाँ पे अनअवेलेबिलिटी बढ़ने के चांसेस हो जाएंगे। अभी तक इतनी हो रही थी, अब इतनी और हो गई। क्यों? क्योंकि हमने टेम्परेचर को डाउन कर दिया। जब टेम्परेचर को डाउन करेंगे तो आइसोथर्मल जो आपका एक्सपांशन हो रहा है वो यहाँ से की जगह यहाँ पे कंप्लीट होगा। तो दिस इज आइसोथर्मल एक्सपांशन इज कंप्लीटेड इंस्टेड ऑफ 2, इट इज टेकिंग इज द 2 डैश। ठीक है, तो अवेलेबल एनर्जी W max is equal to Q1 minus of Q-2 is equal to T1 dash minus of T naught डेल्टा S। तो डेल्टा S डैश इट इज द मोर देन ऑफ द डेल्टा S। यहाँ पे डेल्टा S अब ज्यादा हो जाएगा क्योंकि हीट रिएक्शन रेट बढ़ गया है। Q2 डैश इज मोर देन Q2। पहले हीट रिएक्शन Q2 था, अब Q2 डैश हो गया है। तो जो मैक्सिमम वर्क डन है यहाँ पे वो आपका बढ़ जाएगा। यहाँ पे मैक्सिमम वर्क डन जो इस केस में था वो आपका बढ़ गया। तो उस केस में आपका जो चेंज ऑफ एंट्रोपी है, या बोलना चाहिए डिक्रीज इन अवेलेबिलिटी है, वो आपकी ये हो जाएगी। तो T नॉट मल्टीप्लाई बाई इन ब्रैकेट ऑफ डेल्टा S डैश माइनस ऑफ डेल्टा S। तो डेल्टा S डैश क्या है? दिस इज द इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी, तो इट इज मोर देन द डेल्टा S। ये आपका ले लिया। और W मैक्स इज मोर देन द W मैक्स, ये यहाँ पे क्योंकि वर्क डन इस केस में अब कम हो गया है। कंक्लूजन यदि देखेंगे कि यदि हीट को ट्रांसफर फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस से किया जा रहा है तो वहां पे अवेलेबल एनर्जी लॉस हो रही है, और ग्रेटर द टेम्परेचर डिफरेंस मोर इज द नेट इंक्रीज इन द एंट्रोपी। यदि टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा तो एंट्रोपी इंक्रीज होगी, देयरफॉर लॉस ऑफ अवेलेबल एनर्जी। और अवेलेबल एनर्जी ऑफ सिस्टम की जो रहती है हाई टेम्परेचर पे ज्यादा रहती है कंपेरियन टू लोअर टेम्परेचर, और डिक्रीज प्रोग्रेसिवली एज द टेम्परेचर फॉल्स। जो क्वालिटी ऑफ एनर्जी रहती है फ्लूइड के लिए हाई टेम्परेचर पे ज्यादा रहती है कंपेरियन टू लोअर टेम्परेचर।
ये अनदर एग्जांपल आप देखेंगे जहां पे की क्वालिटी ऑफ एनर्जी को हम बात कर रहे हैं, तो अवेलेबिलिटी जो है आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है जब सिस्टम इज गोइंग फ्रॉम सी टू डी एंड सिस्टम इज गोइंग फ्रॉम ए टू एफ। जब सिस्टम सी से डी की तरफ आएगा तो चेंज ऑफ एंट्रोपी यहाँ पे ये है, तो सी डी है, और यहाँ पे चेंज ऑफ एंट्रोपी डेल्टा एस ई एफ है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, अवेलेबिलिटी का जो फंडामेंटल है यहाँ पे अलग तरीके से आपको दिखाई देगा। तो अवेलेबल एनर्जी जो है सी टू डी आने पे अवेलेबल एनर्जी 1 है, और अवेलेबल एनर्जी 2 जब ई टू एफ जा रहे हैं। तो अवेलेबल एनर्जी 2 पार्ट पे आप देख रहे हैं कम मिल रही है आपको कंपैरिजन टू अवेलेबल एनर्जी एट पार्ट 1, बिकॉज ऑफ यहाँ पे ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंसेस नहीं है। लेकिन यहाँ पे भी आप जाएंगे तो टेम्परेचर डिफरेंस आपको ज्यादा दिखाई देने लगेगा। तो व्हेन द वाटर इज फ्लोइंग फ्रॉम दिस साइड, दिस इज द एक्सपांशन प्रोसेस, कंटिन्यूअसली एक्सपांशन हो रहा है। तो व्हेन द वाटर, हॉट वाटर इज सप्लाइंग थ्रू द पाइपलाइन, तो स्टार्टिंग टेम्परेचर दैट इज द T1। टेम्परेचर डिफरेंस आप देखेंगे जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ेगा उतनी ज्यादा वहां पे अवेलेबिलिटी कम होती चली जाएगी, या बोलना चाहिए जो आपको वर्क डन मिलना चाहिए वो कम होता चला जाएगा। यही चीज यहाँ पे आपको दिख रही है, ठीक है, डायग्राम में। अब इसी को हम यहाँ पे मैथमेटिकली फॉर्म में देख लें, तो जो आपकी हीट ट्रांसफर थी ड्यूरिंग द कूलिंग प्रोसेस, बिकॉज ऑफ पानी जब सप्लाई होगा पाइप के थ्रू, तो पाइप में हो सकता है कि वहां पे भी कुछ फ्रैक्शनल लॉसेस हो, जिसकी वजह से कि कूलिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाए, हीट लॉस हो जाए, या सराउंडिंग्स में हीट चली जाए, पाइप की जो वॉल्स हैं उसको गर्म कर दें, तो दैट इज द हीट लॉस। Q is equal to T1 delta S CD. When the water is flowing from the starting temperature, the change of entropy, it is going from C to D, and the loss of availability Q at T1 is, that is the irreversible process. WC to D irreversible is equal to Q minus of T naught into change of entropy CD. So when the fluid is going from T1 to T naught, T1 to T naught, आपको यदि T1 से T naught की तरफ आ रहा है, सराउंडिंग के टेम्परेचर की तरफ पे आ रहा है, तो यहाँ पे आपके पास जो होगा लॉस ऑफ एनर्जी, या बोलना चाहिए इरिवर्सिबिलिटी जो होगी T1 माइनस ऑफ T naught into change of entropy CD. If the same heat is lost during the cooling from E to F, यदि E से F की तरफ जा रहे हैं, then heat loss is taking place. Q is equal to टेम्परेचर क्या था, T2 हो गया था। आप डायग्राम में देखेंगे टेम्परेचर ये T2 हो गया था, यहाँ पे जब वर्क कर रहे हैं तो टेम्परेचर T2 हो गया है। तो लॉस ऑफ जो एनर्जी है वो यहाँ पे T2 इंटू चेंज ऑफ एंट्रोपी क्या हो गई, E से F पे जा रहे हैं, तो लॉस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ Q एट T2 दैट इज द EF इरिवर्सिबिलिटी, जो कि आपको नहीं मिल पा रहा है, या लॉस ऑफ अवेलेबिलिटी है, दैट इज द Q माइनस ऑफ T naught into change of entropy EF, that is the T2 minus of T naught, because of heat is supplying from T2 into change of entropy SEF। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो कि टेम्परेचर T1 is greater than T2, तो जो एंट्रोपी रहेगी यहाँ पे, चेंज ऑफ एंट्रोपी यहाँ पे ज्यादा रहेगी। तो इरिवर्सिबल के केस में जो वर्क डन आपको मिल रहा है वो CD में ज्यादा मिलेगा कंपेयर टू EF के, क्योंकि इरिवर्सिबल वर्क है, ठीक है ना। तो क्वालिटी ऑफ एनर्जी जो हाई टेम्परेचर पे ज्यादा रहती है, तो वहां पे वर्क डन हमें ज्यादा मिलेगा कंपेयर टू लो टेम्परेचर। तो दिस इज द प्रोसेस वेयर द कूलिंग ऑफ वाटर इज टेकिंग प्लेस, कूलिंग ऑफ सब्सटेंस इज टेकिंग प्लेस इन द टू डिफरेंट स्टेज। अब आती है बात लॉ ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी की। तो डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी का मतलब होता है कि यदि हीट को ट्रांसफर सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ किया जा रहा है और टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, तो क्वालिटी ऑफ एनर्जी जो रहेगी वो डिटोरिएट होगी, और ये डिग्रेडेशन जो रहता है बहुत ज्यादा रहता है हाई टेम्परेचर पे कंपेरिजन टू लोअर टेम्परेचर के। क्वांटम ऑफ एनर्जी जो लॉस होता है बहुत ज्यादा रहता है, सेम रहता है, बट क्वालिटी वाइज यदि एनर्जी का जो देखेंगे लॉस जो है वो डिफरेंट रहता है। एनर्जी ऑलवेज जो रहती है कंजर्व क्वांटिटी की रहती है, एनर्जी ऑलवेज डिग्रेड क्वालिटी की रहती है। अवेलेबिलिटी ऑफ ए नॉन फ्लो और क्लोज सिस्टम जो रहती है वो आप यहाँ पे देखेंगे तो इस फार्मूलेट फॉर्म में रखा गया है। तो कहना चाहिए कि एक पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट यदि हम कंसीडर कर रहे हैं तो उस केस में कितना मैक्सिमम वर्क डन आपको मिल रहा है, तो वो किस पे डिपेंड करेगा, सिस्टम पे भी डिपेंड करेगा और सराउंडिंग पे भी डिपेंड करेगा। तो वहां पे एक्सपांशन वर्क कितना है ये देखने लायक है। तो किसी भी सिस्टम के लिए जो हीट ट्रांसफर होता है, कोई भी जो प्रोसेस होती है उसके लिए हीट ट्रांसफर जो होता है वो किसके बराबर होता है, वर्क ट्रांसफर के प्लस वहां के इंटरनल एनर्जी के चेंजेस के बराबर होता है। तो हमें क्या मिलेगा, यदि हम उसको पार्शियल से फुली कन्वर्ट करेंगे तो
हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू एक्सपांशन वर्क प्लस यू नॉट माइनस ऑफ u1। तो u0 जो है सराउंडिंग का है, दिस इज द स्टेट 2 एंड u1 इज द इनिशियल स्टेट। तो हीट इंटरेक्शन इज नेगेटिव एज इट इज लीव द सिस्टम। यहाँ पे आपने क्या देखा है, क्योंकि हीट निकल के जा रही है, एक आप नॉन फ्लो की बात कर रहे हैं, क्लोज सिस्टम की बात कर रहे हैं, और जब एक्सपांशन प्रोसेस हो रही है उस टाइम पे हीट का रिजेक्शन जो है सराउंडिंग के टाइप पे हो रहा है। तो जब हीट सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ निकल के जाएगी तो वो नेगेटिव क्वांटिटी रहेगी, और उस केस पे जो एक्सपांशन वर्क रहेगा वो इस फॉर्म में रहेगा। तो u1 माइनस ऑफ u0, इस इक्वेशन को चेंज करके इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो जो आपका टोटल मैक्सिमम वर्क डन रहेगा तो दैट इज कॉल्ड आपका एक रिवर्सिबल वर्क जो है वो हमें देखना है, साथ ही साथ में जो एक्सपांशन वर्क है उसको देखना है। तो the sum of the total expansion work and the reversible engineering work, that is the give the maximum work done, and it gives the maximum energy, useful energy, कितनी एनर्जी ले सकते हैं रिवर्सिबल हीट इंजन से वो हमें देखना है। तो रिवर्सिबल हीट इंजन से जो अपना वर्क डन था वो ये था, that is the Q1 minus of T0 by T1, this is the reversible heat engine वर्क डन। तो दोनों को जब क्लबिंग करेंगे तो जो आपको जो मैक्सिमम वर्क डन जो रहेगा दैट इज u1 माइनस ऑफ u0 माइनस ऑफ t0 s1 माइनस ऑफ s0, दिस इज द टोटल मैक्सिमम वर्क डन। तो व्हेन द पिस्टन इज एक्सपांडेड तो हमको पॉजिटिव वर्क डन मिलता है सराउंडिंग की तरफ, विच इज इक्वल टू द p0 इनटू ब्रैकेट ऑफ v0 माइनस ऑफ v1। तो v0 इज द एनवायरमेंटल वॉल्यूम जहाँ की एक्सपांड टोटली हो रहा है, v1 इज द स्टार्टिंग वॉल्यूम। ओके, तो वॉल्यूम आफ्टर द एक्सपांशन विल बी मोर कंपेरिंग टू द इनिशियल वॉल्यूम, द मैक्सिमम वर्क इज अवेलेबल और द यूजफुल वर्क, द नेट वर्क डन दैट इज इक्वल टू द मैक्सिमम वर्क डन माइनस ऑफ द सराउंडिंग वर्क डन। सराउंडिंग वर्क डन को लेना बहुत जरूरी है, कभी भी सराउंडिंग वर्क जीरो नहीं होता, ध्यान रखिएगा, कभी भी सराउंडिंग वर्क जीरो नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेरिक कंडीशन वर्क कर रही होती है। तो जो भी नेटवर्क डन रहेगा कभी भी मैक्सिमम वर्क डन के बराबर नहीं रहेगा, जो भी सराउंडिंग वर्क डन रहेगा वो माइनस हो जाएगा। तो दिस इज द फॉर्मुलेट इन द मैथमेटिकली फॉर्म। तो जो मैक्सिमम वर्क डन है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो सराउंडिंग वर्क डन है वो लिखा हुआ है। तो जो मैक्सिमम वर्क डन है दैट इज द u1 इंटरनल एनर्जी प्लस फ्लो एनर्जी जो थी आपकी यहाँ पे P0 V1 माइनस ऑफ T0 S1 माइनस ऑफ U0 सराउंडिंग के लिए लिखी है कंडीशन से वाली। तो सराउंडिंग इज डिनोटिंग द आपकी जो नॉट वाली कंडीशन है वो ये है, तो A1 माइनस ऑफ A0 एंड दिस इज नोन एज द नॉन फ्लो अवेलेबिलिटी फंक्शन। इट इज अ कंपोजिट प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं अवेलेबिलिटी ऑफ स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशंस। तो इनफ्लो में जो पैरामीटर मिल रहे हैं वो ये हैं P1 V1 T1, आउटफ्लो में जो पैरामीटर मिल रहे हैं P0 V0 T0। ठीक है, ये कार्नोट इंजन वर्क कर रहा है, इस सिस्टम से दी हीट सप्लाई हो रही Q अमाउंट की, तो वर्क डन क्या मिल रहा है यहाँ पे, रिवर्सिबल इंजन से वर्क डन यहाँ पे मैक्सिमम वर्क डन मिल रहा है। अब सराउंडिंग वर्क डन किस पे डिपेंड करेगा, जितनी हीट रिजेक्शन हो रही है। तो जितनी हीट रिजेक्शन हो रही है जो कि यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं दैट इज कॉल्ड इरिवर्सिबल वर्क। ओके, तो अवेलेबिलिटी फॉर ए स्टेडी फ्लो इक्वेशंस that is represented in the diagram or in this equations. This is the u1 plus p1 v1 plus c1 square by 2, ये ध्यान रखिएगा c1 square by 2 है, plus gz1 minus of q is equal to u0 plus p0 v0 plus c0 square by 2 plus gz0 plus shaft work। तो जहाँ पे जो इंटरनल एनर्जी है वो u है, v is the specific volume है, H is the specific enthalpy है, जो P है वो प्रेशर है, C is the velocity। If potential and kinetic energy जो चेंजेस है उनको इग्नोर कर दें तो आपके पास इक्वेशन C मिलेगी। हमारी वो इक्वेशन जो C1 स्क्वायर थी जो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन यूज करते थे उसमें से हमने हटा दिया काइनेटिक एनर्जी को, जो GZ1 हुआ करती थी उसको हटा दिया, तो पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी आपकी इग्नोर कर दी, तो इक्वेशन शॉर्ट हो गई। तो u1 plus p1 v1 minus of q is equal to u0 plus p0 v0 plus shaft work h1 minus of q is equal to h0 plus ws। तो ये जो पैरामीटर पूरा बनता है, ये जो आप देख रहे हैं
U1 प्लस P1 V1, ये एंथैल्पी कहलाता है। शुरुआत में हमने फर्स्ट यूनिट पे एंथैल्पी की डेफिनेशन बताई थी कि एंथैल्पी इज द समेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस फ्लो एनर्जी, ये हमने डेफिनेशन बताई थी आपको। तो इट इज द समेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस ऑफ फ्लो एनर्जी माइनस ऑफ Q। तो ये आपका हो गया एंथैल्पी H1 माइनस ऑफ Q इज इक्वल टू H नॉट, ये आपका जो है H नॉट हो गया, U नॉट प्लस P नॉट प्लस V नॉट, H नॉट हो गया प्लस शाफ्ट वर्क डन जो आप देख रहे हैं। तो शाफ्ट वर्क यहाँ पे लिखा हुआ है, तो शाफ्ट वर्क इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे आप यहाँ पे H1 माइनस ऑफ H नॉट माइनस ऑफ Q, ये लिख सकते हैं from this above equation. So heat rejected by the system may be made to run this reversible heat engine, and the output of from the engine that will equal to, so this is the reversible engine work done, Q in bracket of 1 minus of T naught by T1 is equal to Q minus of T naught in bracket of S1 minus of S naught. तो नेट वर्क डन क्या मिला आपका, शाफ्ट वर्क प्लस जो आपका रिवर्सिबल हीट इंजन वर्क है वो ये है। तो दैट इज कॉल्ड द B1 माइनस ऑफ B naught. This is the new word, and this is called the steady flow availability function. तो जो B जो है वर्ड, ये आपका स्टडी फ्लो अवेलेबिलिटी फंक्शन है। पहले आपका जो A डिसाइड हुआ था, इसके पहले जो अभी हमने आपको बताया था, आपको इसके पहले अभी हमने बताया था, तो ये जो वर्ड था इसमें आपका A वर्ड इस्तेमाल हुआ था, बहुत पहले भी हमने बताया था, वो आपका नॉन फ्लो के लिए था। ये किसके लिए B है स्टडी फ्लो अवेलेबिलिटी फंक्शन के लिए। अब हेल्मनटोज जो फंक्शन है आपके और गिब्स फंक्शन जो है, ये एक क्लोज सिस्टम के लिए कंसिडर किए जाते हैं। तो इसको हेल्मनटोज और गिब्स फंक्शन को मैं अभी आपको लेटर उसमें बता रहा हूँ। अभी हम इरिवर्सिबिलिटी की तरफ मूव कर रहे हैं, इसको मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताता हूँ। इफेक्टिवनेस को देखिए, इफेक्टिवनेस दैट इज द रिप्रेजेंट ऑफ द फ्रैक्शन ऑफ द मैक्सिमम यूजफुल वर्क दैट इज द actually utilized, and that expresses the ratio of useful work to the maximum useful work. तो कितना आपका यूजफुल वर्क था और कितना आपने उसको मैक्सिमम यूटिलाइज कर लिया, दैट इज कॉल्ड द इफेक्टिवनेस। तो सपोज दैट यदि कूलिंग या एक्सपांशन की प्रोसेस कर रहे हैं, तो उस टाइम पे कितना लॉस ऑफ अवेलेबिलिटी हो रही सिस्टम पे वो देखना है, कितना वर्क प्रोड्यूस हो रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा है वो हमें देखना है। तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द एप्सिलॉन। एप्सिलॉन इज द ग्रीक वर्ड दैट इज इक्वल टू द WU upon WU maximum. तो WU क्या है, that is the gain of availability of environment upon loss of availability of the system, that is the effectiveness of the system. तो कितनी availability environment से मिली है और कितनी availability loss हुई है सिस्टम से, क्योंकि जरूरी नहीं कि सिस्टम पे जो हीट सप्लाई की है पूरी वर्क डन में कन्वर्ट हो जाए। तो कितनी availability आपको मिली सिस्टम से when the heat is supplying from the source body, and the how much amount of the heat is gaining from the environment side for the converting of useful work done. So all of the work done performed by the system, that is W expansion work, that is not available for the delivery. What is the certain portion of it has to be expanded, pushing out the atmosphere, that is the condition of the losing of the availability. When the pressure and temperature which is considered or the atmospheric conditions, then the useful work which is obtained in the mathematically form, that is the expansion work minus of surrounding work. तो जो यूजफुल वर्क होता है किसी भी सिस्टम या इंजन के लिए, वो एक्सपांशन वर्क और सराउंडिंग का जितना भी आपकी गेन अवेलेबिलिटी हो रही है उन दोनों के डिफरेंस के बराबर होता है। जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाते वक्त में कई बार कंडीशन ऐसी होती है कि मूवमेंट जो रहता है व्हीकल का, वो आपको अकॉर्डिंग टू कंडीशंस देता है कि जैसा पिस्टन मूव कर रहा है, जितना एक्सपांशन हो रहा है उसके हिसाब से वर्क डन मिल रहा है। और कुछ वर्क डन आपको सराउंडिंग साइड से भी कई बार मिल जाता है कि गाड़ी आपने बंद करके चला रहे हैं उस टाइम पे आपका सराउंडिंग वर्क डन मिल रहा है। ठीक है, चलिए तो ये मूव करेंगे अपन नेक्स्ट उसमें। तो दिस इज द मैक्सिमम यूजफुल वर्क दैट इज कॉल्ड अ स्टडी फ्लो। सिमिलरली फॉर द स्टडी फ्लो प्रोसेस, ये कंडीशन आपकी मैथमेटिकली फॉर्म में दिखाई दे रही है। तो कुछ कंडीशंस को इरिवर्सिबिलिटी के लिए भी छोड़ सकते हैं, बता सकते हैं, जहां की आपकी इफेक्टिवनेस यूनिटी के फॉर्म में रहती है। तो इरिवर्सिबिलिटी दैट इज द अमाउंट ऑफ इंक्रीज ऑफ एनर्जी, एनर्जी ध्यान रखिएगा, लॉस ऑफ एनर्जी दैट इज कॉल्ड द एनर्जी, and that denotes a loss of work due to the fact that all the real processes are the irreversible process.
कोई भी प्रोसेस दुनिया में रिवर्सिबल मैनर में नहीं होती है, सारी प्रोसेस इरिवर्सिबल है। एंड इट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम वर्क आउटपुट फ्रॉम द सिस्टम एंड द एक्सपांशन वर्क। ये क्या कहलाता है? डिफरेंस होता है, जितना भी वर्क आउटपुट मिल रहा है सिस्टम से और जितना भी आउटपुट मिल रहा है एक्सपांशन से, उन दोनों का डिफरेंस कहलाता है। इसको हमने यहाँ पे मैथमेटिकली फॉर्म में शो किया है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द आई, एंड आई इज इक्वल टू दिस इज द एक्सपांशन वर्क जो आप जनरली यूज करते हैं व्हेन द हीट इज रिजेक्टेड टू द सराउंडिंग, एंड maximum work output that is obtained from the system, this is represented u1 minus of t naught s1 minus of u2 minus of t naught into s2. This is the fundamental of the irreversibility, change of entropy of the environment due to the addition of heat at a constant atmospheric temperature, and the surrounding entropy change, that is the q upon t naught into q is equal to represented with the t naught multiplied by the ds surroundings, change of entropy surroundings. So q is negative for the system and the positive for the surrounding. Okay, thank you. This is the today lectures.